पुरानी रॉयल एनफील्ड आती थी उनकी बजाय ये वाला जब से इंजन आया है तो और इसमें जो थंप की आवाज़ उसी से निकलती है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का ओनरशिप रिव्यू। इस बाइक को लिए मुझे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो बिना देरी के इस ओनरशिप रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। और इस ओनरशिप रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या खामियां रही हैं और क्या इसकी खूबियां रही हैं पिछले 5 साल में। ये मेरी बाइक अब तक 25,000 चल चुकी है इस 5 साल में। चलिए अब इस बाइक के 5 साल के एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। इस बाइक में आपको मिलता है 346 सीसी का इंजन जो 19.8 bhp की पावर और 28 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब इस बाइक के इंजन की खास बात है इसका थंप जनरेट होता है इसके शॉर्ट बोर और लॉन्ग स्ट्रोक से। इस बाइक में रॉयल एनफील्ड ने यूज़ किया है 70 mm का बोर और 90 mm का स्ट्रोक, जिससे लॉन्ग स्ट्रोक होने से पिस्टन का ट्रैवल लंबा रहता है और इसमें जो थंप की आवाज़ उसी से निकलती है। अभी जो नया क्लासिक रिबॉर्न का जो मॉडल आया है उसमें कंपनी ने इसके स्ट्रोक को थोड़ा कम कर दिया, जिससे इस नए वाले मॉडल में थोड़ा थंप कम है। लेकिन उस मॉडल में बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि उसमें इससे वाइब्रेशन कम होंगे और थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छी है। इस इंजन की जो मेन वीकनेस है मैं वो आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके टैपिट काफ़ी नॉइजी है और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनका बस एक ही सॉल्यूशन है, आप टैपिट चेंज करा लो, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इसमें टैपिट की एडजस्टिंग होती नहीं, हाइड्रोलिक टैपिट होते हैं। ये पर्टिकुलर गन मेटल ग्रे जब लॉन्च हुआ तो इसमें ड्यूल डिस्क आते थे, तो इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। बाई ब्रेक के इसमें ब्रेक्स आते हैं। अब तक 25,000 में मैंने एक बार इसके ब्रेक शू चेंज कराए हैं, करीबन 21,000 चलने के बाद। अब इसकी सर्विसिंग की बात करते हैं तो इस बाइक में कंपनी रिकमेंड करती है 3000 किलोमीटर पर सर्विस, लेकिन मैंने इस बाइक की हर 3,000 पे मैंने निकाला। मैंने कभी इसका 4000 पे ऑयल चेंज कराया, कभी 5 पे, कभी कभार इसका टाइम पे ऑयल चेंज हुआ है। बावजूद इसके इस बाइक ने मुझे कोई दिक्कत नहीं दी। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो रॉयल एनफील्ड की मेंटेनेंस थोड़ी महंगी है, क्योंकि इसमें 2.5 लीटर मोबिल ऑयल डलता है। अदरवाइज़ बाकी पार्ट्स इसके ज़्यादा महंगे नहीं है, जैसे कि इसमें आपको सर्विसिंग में एयर फिल्टर चेंज करना पड़ता है और मोबिल फ़िल्टर चेंज करना पड़ता है। उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है। इस बाइक की एवरेज सर्विस आपको पड़ती है लगभग 1500 से 1800 के आसपास, अगर आप सर्विस बाहर कराते हैं। मैंने इस बाइक की मोस्टली सर्विस बाहर कराई हैं। एजेंसी में टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपको लेबर चार्जेस भी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। अगर आप कि नॉन कोई अच्छा मैकेनिक है तो आप इसकी सर्विसिंग बाहर करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप एजेंसी में करवाइए। जो पुरानी रॉयल एनफील्ड आती थी उनकी बजाय ये वाला जब से इंजन आया है तो एक चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। पहले वाली रॉयल एनफील्ड थी उसमें काफ़ी लीकेज रहती थी इन एरियाज़ में से। इस बाइक में देखिए आप कोई लीकेज आपको नहीं मिलेगी, तो इस समस्या से तो एटलीस्ट ये वाला मॉडल आने के बाद छुटकारा मिला है। पहले मेरे पास 2006 मॉडल इलेक्ट्रा थी, उसमें काफ़ी जगह से ऑयल टपकता रहता था इधर उधर, तो इस वाली बाइक में वो समस्या मुझे नहीं मिली। और इसके चेन सेट की बात करूँ तो मैं इसका एक बार चेन सेट चेंज करा चुका हूँ, वो मेरे मिसयूज़ की वजह से था। चेन ज़्यादा लूज़ थी और फिर भी उसको ध्यान नहीं दिया तो इसके ने चेन के दांते टूट गए। उसके बाद सेकंड चेन सेट इसका एटलीस्ट 15,000 चल चुका है और अभी काफ़ी बचा हुआ है। ये देखिए अभी चलेगा ये काफ़ी। और इसके टायर्स की बात करें तो ये वाले टायर लगभग 17 से 18,000 किलोमीटर चल चुके हैं। बीच में एक बार 5 से 7,000 किलोमीटर के आसपास इसमें एलॉय व्हील डाले तो टायर चेंज कर दिए थे। उसके बाद से यही टायर पहले भी थे, बाद में यही चले गए। देखिए अभी टायर की कंडीशन भी ऐसी है कि लग रहा है 5-7 हज़ार किलोमीटर और निकाल देंगे। अब सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो जब से इसमें ये स्प्लिट सीट का ऑप्शन दिया है तो इसका सीटिंग कंफर्ट पुराने रॉयल एनफील्ड से काफ़ी बढ़ गया। उसका पीछे रीज़न है ये स्प्रिंग सस्पेंशन। एक तो बाइक में पहले से स्प्रिंग सस्पेंशन है, ऊपर से ड्राइवर के लिए अलग से स्प्रिंग दिए गए, तो ड्राइवर का कंफर्ट पहले से काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस पे जब आप इसको चलाते हो तो आपको थकान महसूस नहीं होती। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, ये पीछे वाली सीट है
ये पिलियन के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये देखिए इसकी अजीब सी शेप है, और जब आप इसको तो लंबा ट्रैवल करोगे तो को ड्राइवर के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी करने वाली है ये सीट। अब बहुत से लोग रॉयल एनफील्ड में मॉडिफिकेशन भी कराते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस है। मैंने इस बाइक में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया। कंपनी से जैसी बाइक मिली थी उसके बाद 2-3 चीज़ें कराई हैं। पहला, ये जो इसके हेडलाइट ऑन रहते थे, ये स्टॉक पोजीशन में है। इस तरह आपको बाइक मिलती है कि आपके हेडलाइट ऑन रहते हैं, तो ये मैंने स्विच लगवाया था। इससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। ये देखिए लाइट ऑफ। और एक मैंने इसमें ये पार्किंग बल्ब चेंज करवाए थे। पुराने वाले बल्ब येलो थे और उनका लुक अच्छा नहीं था, ये एलईडी वाले थे। अब जब हम इसके लाइट को रिव्यू कर रहे थे तो लाइट की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके लाइट का ये देखिए थ्रो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये येलो है, इनमें आपको ना उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं मिलेगी। अगर इसकी बजाय ये एलईडी में होते ये सेटअप तो पहले से मच बेटर हो सकता था, लेकिन वो चीज़ इसमें है नहीं। बस उसका ये फ़ायदा ज़रूर है कि ये लेस एक्सपेंसिव है, मेंटेन करना आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बल्ब चेंज कराओ तो वो काफ़ी सस्ते रेट में आता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें एलईडी सेटअप चाहिए तो आप इसमें एलईडी का बल्ब भी लगवा सकते हो। दूसरा, आप पूरी हेडलाइट भी चेंज करा सकते हो। आजकल काफ़ी एलईडी में हेडलाइट इसकी अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा मैंने इस बाइक में ये साइलेंसर चेंज कराया। साइलेंसर चेंज कराने की वजह ये रही कि आपको पता है बुलेट ख़रीदने का मेन रीज़न होता है उसकी आवाज़, और पोल्यूशन कंट्रोल के सख्ती की वजह से कंपनी ने इसमें जो स्टॉक साइलेंसर आता है वो काफ़ी लंबा आता है, वो ऑलमोस्ट यहाँ तक रहता है, तो उसमें वेफल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से आवाज़ होती नहीं है। इसकी आवाज़ ये देखिए काफ़ी अच्छी है। और ये लेकिन फिर भी ये इलीगल है। वेफल्स ज़रूर हैं, पटाखे नहीं बजते, लेकिन इलीगल है। इसके अलावा अगर आप इसके पेंट की बात करें तो इसके पेंट की क्वालिटी पुरानी रॉयल एनफील्ड से काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी इसके ये जो क्रोम वाला पार्ट है स्पेशली इसकी क्वालिटी काफ़ी बेकार है। अगर आप इसको अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करते तो ये गंदा हो जाता है। ये देखिए इसमें कोई चमक नहीं बची, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको मेंटेन करके रखता है नहीं। और देखिए इसमें शाइनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। इस क्रोम पॉलिश से बेटर तो अगर आप बाहर इसकी पॉलिश दोबारा से बाहर करवा लेते हैं तो वो बेटर रहती है, उसमें फिर भी शाइनिंग रहती है। इसके अलावा मैं इसकी एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ, इसका क्लच। देखिए इसके क्लच की लाइफ तो अच्छी है, 25,000 किलोमीटर चला के अभी तक वही स्टॉक वाला जो क्लच था कंपनी फैक्ट्री फिटेड वही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसका जो ये क्लच का ट्रैवल लंबा है। दूसरा, अगर आप इस बाइक को ट्रैफिक में चला रहे हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक में फंस गए तो बार बार इसका क्लच यूज करके आपके हाथ में अच्छा खासा दर्द हो जाएगा। तो ये इसके क्लच की एक आपको कमी नज़र आएगी जब आप इस बाइक को यूज़ करोगे तो। अच्छा, इस इंजन की मैं आपको खूबी और कमी दोनों बता चुका। फिर भी एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब आप इस बाइक को लंबा चलाते हो 40-50 किलोमीटर और थोड़ा स्पीड भी तेज़ रहती है तो इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आपकी पैरों को ऐसे लगता है जैसे आप तंदूर पर पैर लटका कर बैठे हुए हो। बहुत गर्म भाप छोड़ता है ये वाला इंजन। और ये इसकी कमी रॉयल एनफील्ड की पुरानी बाइक में भी थी, इसमें थोड़ी कम है, लेकिन इसमें है ज़रूर। और रॉयल एनफील्ड की हर एक बाइक में होती है। इसके अलावा वो आप और कोई बाइक चलाते हो, कोई स्पोर्ट्स बाइक, क्रूजर बाइक, उनमें ये वाली आपको दिक्कत कम महसूस होने वाली है। दूसरा, इसके मैंने आपको बताया इसके टैपिट काफ़ी नॉइजी है। पहले जो रॉयल एनफील्ड आती थी उसमें टैपिट में एडजस्टिंग होती थी, उसमें यहाँ आपका एक कवर लगा रहता था जिसको खोलकर मैकेनिक आपका टैपिट टाइट कर देते थे, आवाज़ कम हो जाती थी, इंजन स्मूथ लगने लग जाता था। लेकिन इस वाले में वो चीज़ है नहीं। इसमें एक ही ऑप्शन है, टैपिट में आवाज़ होगी तो टैपिट चेंज कराओ, अदरवाइज़ आपकी आवाज़ लगातार आती रहेगी और उस आवाज़ के साथ आपको चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। बाकी उसकी वजह से दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली। मेरी बाइक में पिछले 10,000 किलोमीटर से ये सेम आवाज़ सुन के चला रहा हूँ। मुझे कोई बाइक चलाने में या इसमें इसके रख रखाव में कोई परेशानी नहीं आई। बस ये है वो आवाज़ आपके कानों को इरिटेट करती है। अब इसके मेन टॉपिक पर आते हैं, इसकी माइलेज। देखिए, एक तो 350 सीसी की बाइक है, दूसरा इस बाइक में 200 किलो के आसपास वज़न है, तो आप इस बाइक से बहुत ज़्यादा माइलेज की उम्मीद नहीं कर सकते। आप
अपनी ड्राइविंग कंडीशन और जिस तरह की ट्रैफिक में चला रहे हो उसके हिसाब से आपको ये बाइक 35 से 40 का माइलेज अच्छे से दे सकती है। मैंने इसका रिसेंटली एक माइलेज टेस्ट किया था, उसकी वीडियो चैनल पर है और आपके इस वक्त आई बटन पे भी आ रही होगी, आप जाकर चेक कर सकते हो इसकी ये बाइक आपको क्या माइलेज दे सकती है। मुझे इस बाइक ने अच्छा खासा माइलेज दिया जब एक पर्टिकुलर माइलेज रन में चलाया। अगर आप रेगुलर यूज़ में चलाओगे तो आप 35 से 40 से ज़्यादा की इस बाइक से उम्मीद नहीं कर सकते। दैट्स इट अबाउट द 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ क्लासिक 350। आई थिंक मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया होगा। फिर भी अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।